एवरीवन, स्वागत है आपका धनगर केमिस्ट्री लेक्चर के अंदर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर रज चक्र जिसको बोला जाता है, और ये किस में पाया जाता है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ये जो होता है फीमेल के अंदर प्रेजेंट होता है। फीमेल के अंदर जो रज चक्र होता है उनकी यूट्रस के थ्रू जो ब्लीडिंग होती है उसमें एक उनकी यूट्रस के अंदर कुछ फिजिकल चेंजेस आते हैं, और उसके बारे में अपन इसको कम्प्लीटली पढ़ेंगे। लेकिन इसके पहले अपन देख लेते हैं कि ये कितने दिन का पीरियड होता है। तो ये जो पीरियड इसका 28 दिन का होता है। कॉमनली तो अपन 28 दिन बोल सकते हैं, लेकिन अलग अलग जो मादाएं होती है, जैसे कुछ मादाओं में ये 31 दिन का भी हो सकता है, किसी में अब नॉर्मल नहीं बोलेंगे इसको, किसी मादा के अंदर ये 21 डेज़ का भी हो सकता है। तो ये अब नॉर्मलिटी नहीं होती इनकी। कॉमनली वो भी ना जो बॉडी के अकॉर्डिंग ही होता है कि किसी की बॉडी में क्या हार्मोन्स कब रिलीज़ हो रहे हैं, वो सब डिपेंड उस पर करता है। उसके बाद है कि फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब यहाँ बात करते हैं कि जब लड़की यौवन अवस्था यानी प्यूबर्टी एज में आ जाती है, तो जब 13 ईयर्स में लड़कियों की जो गर्ल्स की जो होती है 1 मिनट, कितनी होती है 13 ईयर्स में क्या हो जाती है, इनमें प्यूबर्टी आना स्टार्ट हो जाती है। तो इनकी बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस आना स्टार्ट होते हैं। जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, स्टार्ट होता है, और अपन भी यूँ भी बोल सकते हैं कि फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद ही इनमें प्यूबर्टी आना स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि लड़की के अंदर 13 ईयर्स में आएगा तो वहाँ पे इनकी बॉडी में कुछ चेंजेस आने लग जाते हैं, और उस साइकिल को बोला जाता है मेनार्च। क्या बोलते हैं उसको? फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल लड़कियों में आना जब स्टार्ट होता है, उस फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को मेनार्च बोला जाता है। लेकिन अब फीमेल के अंदर एक और बात होती है कि उनमें 45 या फिर 50 की एज वर्ष में उनमें क्या होता है कि रजोनिवृत्ति हो जाती है। इसका मतलब ये होता है, रजोनिवृत्ति का मतलब होता है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है हर मंथली, वो क्या हो जाता है, एकदम स्टॉप हो जाता है, बंद हो जाता है। और उसको बंद होने को अपन कह सकते हैं कि इसके लिए माँ आगे जा कर के बच्चे पैदा करने के लिए मतलब केपेबल नहीं होती है, मतलब वहाँ पे वो उनके पास इतनी क्षमता नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उनकी जो बात करें अपन रजोनिवृत्ति की, तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है वो क्या हो जाता है 50 एज के आते आते वो क्या हो जाता है, पूरी तरह से बंद हो जाता है। तो इसको बोला जाता है रजोनिवृत्ति कहा जाता है। अब आगे पढ़ते हैं कि जो रज चक्र है वो किस में प्रेजेंट होता है और किस में नहीं होता है। तो आपने देखा होगा कि जो क्लास मेमिलिया है, मेमिलिया के अंदर कौन आते हैं? स्तनधारी सारे एनिमल्स आते हैं जिनकी बॉडी में स्तन ग्रंथियाँ यानी स्तन ग्रंथियाँ प्रेजेंट होती है, वो आते हैं। तो मेमिलिया के अंदर कौन आएगा? प्राइमेट्स में भी आप देखोगे कि चिंपैंजी है, गोरिल्ला, एंड अपन बोल सकते हैं यहाँ पे ह्यूमन, मानव। इनके अंदर क्या होता है कि प्राइमेट्स के अंदर इनके अंदर क्या होता है, रज चक्र चलता है। वही हर मंथली पीरियड्स का आना, हर मंथली एक बॉडी के अंदर फिजिकल चेंजेस होना, उनकी बॉडी में कुछ सिम्टम्स भी दिखाई देना स्टार्ट होते हैं, तो वो चेंजेस दिखना स्टार्ट होते हैं। लेकिन कुछ मेमेलिया, बहुत सारे हैं मेमेलिया, मैंने कुछ का नाम लिया है, कुछ प्राइमेट्स की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे। मेमेलिया में प्राइमेट्स के में तो रज चक्र चलता है, लेकिन कुछ मेमेलिया के अंदर एस्ट्रस साइकिल भी चलता है जिसके अंदर कोई ब्लीडिंग नहीं होती है। एस्ट्रस चक्र, इसमें कोई भी ब्लीडिंग नहीं होती है, नो ब्लीडिंग। और इसके अंदर कौन आता है? कुत्ता, बिल्ली, और मैं कहूँ यहाँ पे कि कुछ कैटल्स यानी मवेशी, इनके अंदर कोई ब्लीडिंग नहीं होती। गाय है और बफेलो है, ये सब, तो इनके अंदर ब्लीडिंग नहीं होती है। तो इन सब में क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल इनके अंदर एस्ट्रस चक्र चलता है। जो प्राइमेट्स है उनके अंदर रज चक्र या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है। अब अपन आगे पढ़ते हैं इसके अंदर कि बॉडी के अंदर क्या चेंजेस होते हैं, तब जाकर के मेंस्ट्रुअल साइकिल चलना स्टार्ट होता है। तो यहाँ बात करते हैं अपन आगे। अब क्या होता है कि जैसे ही 13 ईयर्स लड़की में कंप्लीट होते हैं, 13 ईयर्स की गर्ल्स जो होती है वो कंप्लीटली हो गई है, प्यूबर्टी एज उनमें आना स्टार्ट हो गई है, तो क्या होता है कि ब्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट है? हाइपोथैलेमस।
क्लियर। हाइपोथैलेमस के से एक हार्मोन रिलीज होना होता है GnRH, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन ये रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही रिलीज होता है ये क्या करता है, पीयूष ग्रंथि जो कि ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होती है, मेडल ऑब्लोंगेटा के पास में, मटर के दाने के समान होती है। पीयूष ग्रंथि को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, यानी उद्दीपित करता है इसको। कौन, GnRH। समझना इसको, GnRH पीयूष ग्रंथि को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। स्टिमुलेट करने पर ये क्या करता है, इसके द्वारा इसके अग्रपिंड से, इसके 3 पिंड होते हैं, अग्र, मध्य और पश्च। तो अग्रपिंड के द्वारा क्या होता है कि 2 हार्मोन रिलीज होते हैं। एक होता है हार्मोन इसके द्वारा LH और एक होता है इसके द्वारा FSH। मैंने इसके बारे में आपको पहले बताया है कि LH हार्मोन ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन होता है। जो ल्यूटियल फेज आएगी उसको कंट्रोल करने का काम किसका होता है, इसका, क्योंकि नाम से ही पता चलता है। सेकेंड है कि FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल का मतलब होता है पुट्टक हार्मोन। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का मतलब पुट्टक उत्तेजक हार्मोन। अब आप सोच रहे हो कि मैम ये क्या है, तो इसको समझना वेरी इंपॉर्टेंट है ये। 1 मिनट, अपन इसको थोड़ा सा इधर ले लेते हैं। ये हो गया। अब आपके पास ये फीमेल की ओवेरी है, ये यूट्रस है, क्लियर, आपको पता ही है। ये इसकी ओवेरी और यहाँ से ये फैलोपियन ट्यूब और यहाँ से भी ये फैलोपियन ट्यूब, क्लियर। ये क्या है, ओवेरी। ओवेरी यानी अंडाशय। अब ये अंडाशय में ये जो पार्ट दिख रहा है वो है आपके, 1 मिनट, ये आपका पार्ट दिख रहा है, ये क्या है, गर्भाशय, ये वाला पार्ट, क्लियर, ये गर्भाशय वाला पार्ट है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, 13 ईयर्स में प्यूबर्टी एज आई है। प्यूबर्टी एज में ब्रेन के द्वारा क्या दिया जाता है, कुछ सिम्टम्स दिए जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ब्रेन के अंदर जो हाइपोथैलेमस वाला पार्ट है उससे क्या होता है कि GnRH एक हार्मोन रिलीज होता है, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन रिलीज होता है। और रिलीज होने पर क्या होता है कि पीयूष ग्रंथि को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। स्टिमुलेट का मतलब उद्दीपित करता है, ताकि वो क्या करे कि LH अग्रपिंड के द्वारा LH हार्मोन और FSH हार्मोन क्या करे, बढ़ा दे। तो ये क्या होता है कि इनकी क्या होती है, आगे जाकर के दोनों हार्मोन का लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जैसे ही लेवल इनका बॉडी के अंदर, ये दोनों हार्मोन्स कहाँ चले जाते हैं, ब्लड के अंदर चले जाते हैं। ये दोनों हार्मोन्स एक साथ किसको स्टिमुलेट करते हैं, इसकी ओवेरी को। दोनों हार्मोन किसको स्टिमुलेट करते हैं, ओवेरी को। अब ओवेरी की बात करते हैं अपन। ओवेरी को जैसे इन्होंने इफेक्ट किया तो यहाँ पे क्या करते हैं कि ओवेरी को, क्योंकि नाम से ही पता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या फिर पुट्टक उत्तेजक हार्मोन, तो ये दोनों क्या करते हैं कि इसको स्टिमुलेट करने लग जाते हैं। क्योंकि हार्मोन का काम ही यही होता है, किसी थोड़ी सी मात्रा हार्मोन्स की वो किसी अंग को क्या करती है, स्टिमुलेट करना स्टार्ट हो जाती है। अब ये ओवेरी को स्टिमुलेट करते हैं तो ओवेरी के अंदर क्या होता है, कुछ फिजिकल चेंजेस होना स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ पे। अब ओवेरी की अगर बात करें, ये आपकी ओवेरी है, फीमेल की ओवेरी है। इस ओवेरी के अंदर क्या बनता है, फर्स्ट प्राइमरी फॉलिकल बनता है, जो अपन ने पढ़ चुके हैं अंडचरण की क्रिया में। तो ये प्राइमरी फॉलिकल बनता है। प्राइमरी फॉलिकल बनने के बाद सेकेंडरी फॉलिकल बनेगा और सेकेंडरी फॉलिकल बनने के बाद थर्ड फॉलिकल बनेगा। तो यहाँ क्या होता है कि कई सारी लेयर्स बनना स्टार्ट हो जाती है इसके आसपास, और इसके अंदर क्या बनता है, ये इसकी बहुत सारी लेयर्स बनना स्टार्ट होती है। इसको बोल सकते हैं प्राथमिक पुट्टक, और ये हो गया इसका सेकेंडरी यानी द्वितीयक, और ये हो गया इसका तृतीयक। जस्ट इसका ओवेरियन फॉलिकल मतलब दोनों LH और FSH हार्मोन क्या करते हैं, इसको स्टिमुलेट करते हैं
ओवेरी को स्टिमुलेट करते हैं। ओवेरी के अंदर कई सारे पुट्टक बनते हैं, प्राइमरी बनेगा, फिर सेकेंडरी बनेगा, फिर टर्सरी बनेगा। और टर्सरी बनने के बाद आपको मैंने बताया था कि प्राइमरी oocyte या सेकेंडरी oocyte और टर्सरी oocyte बनने के बाद ग्राफियन फॉलिकल बनता है। और ग्राफियन फॉलिकल बनने के बाद अब टर्सरी होने के बाद जो FSH हार्मोन और जो LH हार्मोन होते हैं उनकी ब्लड में क्या हो जाती है, मात्रा बढ़ जाती है। LH और FSH हार्मोन की मात्रा बढ़ चुकी है यहाँ पे, इसीलिए उन्होंने ओवेरी को क्या कर दिया, स्टिमुलेट कर दिया। अब यहाँ बढ़ने के बाद ये जो होता है टर्सरी फॉलिकल वो किस में चेंज हो जाएगा, ग्राफियन फॉलिकल में। मतलब अपन बोल सकते हैं कई सारे लेयर्स, और इसके अंदर क्या होता है सेकेंडरी, इसके अंदर क्या होता है कि oocyte बाकी रहता है। यहाँ पे बोल सकते हैं अपन द्वितीयक oocyte जिसको बोल सकते हैं, और ये इसका ग्राफियन फॉलिकल है जिसके कई सारे लेयर से ये कवर्ड रहता है। तो इसके अंदर जैसे ही यहाँ पे इनके द्वारा क्या निकलना स्टार्ट हो जाता है, एस्ट्रोजन हार्मोन्स। जब ये बनते हैं प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी, और टर्सरी से जब ये ग्राफियन फॉलिकल बनता है, इसको नाम दे देते हैं अपन पहले ग्राफियन फॉलिकल। फॉलिकल को पुट्टक भी बोलते हैं ना, कंफ्यूज नहीं होना है। तो ग्राफियन फॉलिकल जो आपके सामने दिख रहा है, इसके अंदर एक प्रेजेंट रहेगा, यानी ओवम प्रेजेंट रहेगा, जिसको अपन ओव्यूलेशन बोलेंगे, अभी यहाँ पे बताऊंगी। एस्ट्रोजन इसके यहाँ पे इसी समय क्या होता है कि इसके द्वारा क्या रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है, एक हार्मोन स्टार्ट हो जाता है, एस्ट्रोजन। अब ये एक फीमेल हार्मोन है, किसके द्वारा स्टार्ट हो रहा है, ओवेरी के अंदर जो फॉलिकल है उसके द्वारा एक एस्ट्रोजन नामक हार्मोन रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है बॉडी के अंदर। तो यहाँ पे इसकी जो ओवेरी के अंदर इसकी जो मात्रा होती है वो बढ़ जाती है। अब ये क्या होता है कि एस्ट्रोजन यहाँ से निकल कर कहाँ आ जाता है, ब्लड में। कहाँ गया, ब्लड में। ब्लड में आने के बाद बॉडी के सभी पार्ट्स को क्या करता है, ये उनको क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, या फिर अपनी बॉडी के कुछ सिम्टम्स दिखाई देने लग जाते हैं। तो लड़कियों में जो द्वितीय लिंगी लक्षण दिखाई देते हैं वो इस हार्मोन की वजह से होते हैं। उसमें क्या होता है, सबसे पहले फर्स्ट होता है कि गर्भाशय जो होता है वो क्या हो जाता है, डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है, या उसकी एंडोमेट्रियम की अपन बोल सकते हैं कि जो एक फीमेल जो होती है या फिर एक लड़की जो होती है वो आगे चल कर के उसका जो गर्भाशय अंदर से बनना स्टार्ट हो जाता है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों हार्मोन्स की वजह से। और उसकी वजह से क्या होता है कि वो आगे चल करके एक फीटस को जन्म दे सकती है, ये एक बच्चे को जन्म देने के लिए उसका गर्भाशय तैयार हो जाता है। सेकंड होता है कि लड़कियों में स्तन ग्रंथियों का विकास होना स्टार्ट हो जाता है, पतली आवाज़ हो जाती है उनकी। तो कुछ लक्षण हैं जो इनमें दिखना स्टार्ट हो जाते हैं लड़कियों में। ये जब ब्लड में मिल जाता है तो ब्लड में एस्ट्रोजन की मात्रा भी क्या हो गई है, बढ़ गई है। FSH और LH दोनों हार्मोन की वजह से ये दोनों हार्मोन भी बढ़े हैं, और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो ब्लड के अंदर एस्ट्रोजन की जो मात्रा है वो भी बढ़ चुकी है। क्लियर। और इसी समय क्या होता है कि अभी यहाँ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन आएगा, लेकिन अभी उसकी मात्रा क्या है, बिल्कुल कम है। अभी उसने से आना स्टार्ट नहीं किया है, रिलीज होना इतना स्टार्ट नहीं किया है, क्योंकि मेन हार्मोन आपके पास एस्ट्रोजन है। ये हार्मोन सेकेंडरी से भी निकलेगा, टर्सरी से भी निकलेगा, और ग्राफियन फॉलिकल से भी निकलेगा। क्लियर। अब क्या होगा कि ग्राफियन फॉलिकल यहाँ प्रेजेंट है। अब इसके अंदर जो ओवम है वो क्या होता है कि बाहर निकल के, अपन यहाँ बना देते हैं ये ओवम, ये बाहर निकल जाता है और कहाँ आ जाता है, फिम्बरी। कौन से पार्ट में आ जाता है, फिम्बरी वाले पार्ट में। फिम्बरी किसका पार्ट है, फेलोपियन ट्यूब का, फेलोपियन ट्यूब का। तो इस क्रिया में क्या होता है कि यहाँ पे इससे बाहर निकल करके बाहर आना, इस क्रिया को बोलते हैं अंडो उत्सर्ग, मतलब अंड का बाहर निकलना। और इस ग्राफियन फॉलिकल की बाहर की साइड पे जो लेयर्स है वो तो क्या हो जाती है कि वहीं पड़ी रहती है और यहीं पड़ी रहती है। इसको बोलते हैं कार्पस एल्बिकेंस। क्लियर। और यहाँ जो ग्राफियन, ये जो आपके पास आया है ये ग्राफियन फॉलिकल हो गया। ग्राफियन फॉलिकल की जो बाहर की जो लेयर्स है वो क्या हो जाती है, उसमें से अंड जो होता है एक निकल के बाहर निकल जाता है, और वो कहाँ चला जाता है, फिम्बरी के अंदर। फेलोपियन ट्यूब का जो पार्ट है, क्योंकि जैसे ही अंड बाहर निकलता है फिम्बरी उसको पकड़ के क्या कर लेती है, अपने पास रख लेती है, और फिम्बरी के अंदर चला जाता है, और वहाँ से फिर उसको कहाँ पहुँचाती है, एम्पुला तक, यहाँ पे। क्लियर। ये कौन सा पार्ट है इसका, एम्पुला वाला पार्ट, फेलोपियन ट्यूब का या अंडवाहिनी का।
यहाँ हो गया। अब अपने पास जो बाहर की जो सेल्स बची है वो कहाँ हो जाती है, यहीं इकट्ठी हो जाती है और ये इस तरह से उसके अंदर कार्पस एल्बिकेंस के रूप में उनको बोला जाता है। अब ये यहाँ पे क्या होता है कि 14 दिन तक ये क्या करता है, 7 से लेके 14वें दिन तक ये क्या करता है, वेट करता है। किसका, स्पर्म का या शुक्राणु का, क्योंकि लड़की के अंदर क्या होता है, प्यूबर्टी एज आ चुकी है। अब वो क्या करते कि मतलब निषेचन करने के लिए कम्प्लीटली तैयार रहती है, कम्प्लीटली तो नहीं बोल सकते लेकिन हाँ तैयार रहती है। तो वहाँ पे अब वो वेट करता है कि उसको नहीं पता है कि मेरा क्या होने वाला है फ्यूचर के अंदर, की ब्लीडिंग होगी कि नहीं होगी, उसको कुछ नहीं पता है। बस उसको इतना पता है कि मेरे अंडोत्सर्ग हो चुका है और वो तैयार बेबी के लिए तैयार होना स्टार्ट हो गई कि हाँ अब मैं बेबी को जन्म के लिए तैयार हूँ। लेकिन यहाँ क्या होता है कि अगर निषेचन की क्रिया नहीं होती है तो स्पर्म अंदर नहीं जाएगा, और इंटरकोर्स के थ्रू अगर स्पर्म अंदर नहीं जाता है, शुक्राणु अंदर नहीं जाता है, तो उस समय क्या होगा कि यहाँ पे ये 14 डेज तक क्या करता है, वेट करता है। कौन, ओवम, ये वेट करता है यहाँ पे, और नहीं होने के बाद थोड़े दिन तक यहाँ वेट करता है और फिर वापस इसके द्वारा क्या हो जाता है कि वापस हार्मोन्स रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ पे, और धीरे धीरे क्या हो जाता है कि यहाँ पे इसकी जो एंडोमेट्रियम है गर्भाशय की, वो धीरे धीरे वापस टूटना स्टार्ट होती है और वापस जो 28 दिन का जो पीरियड है वो स्टार्ट होता है। मैं वापस समझाती हूँ आपको। यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं अपन यहाँ पे स्टेजेस की, जिसको बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन फेज। क्लियर, मेंस्ट्रुएशन जो फेज है उसको बोल के उसके बाद आती है फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज के बाद आती है ल्यूटियल फेज। अब अपने पास ये 3 फेज है। कलर चेंज कर लेते हैं। इसी को वापस समझना है अपने को। मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर किस तरह से बॉडी के अंदर चेंजेस होंगे, कहाँ से क्या स्टार्ट होगा और कहाँ से ये इसी चीज़ को अपन को मेंस्ट्रुअल साइकिल की फेज के अंदर कंप्लीट करना है। क्लियर, तो आगे करते हैं कंटिन्यू। अपने पास 3 फेज है। पहली वाली कौन सी है, मेंस्ट्रुएशन फेज, जो कि 1 से 4 डेज के बीच में होती है। अब ये वाली जो फेज है यहाँ 7 से 14 डेज तक क्या वेट करता है, और ये 14 से वापस चल के स्टार्ट हो जाती है 28 डेज तक, और फिर न्यू फेज वापस स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पे वापस 1 से 4 डेज की। करते हैं कंटिन्यू इसको। अपने सामने मेंस्ट्रुएशन फेज है। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे ही अपनी बॉडी के अंदर 13 इयर्स की जो गर्ल्स होती है, लड़की होती है, उसके अंदर जैसे ही ब्रेन के हाइपोथैलेमस से GnRH हार्मोन रिलीज होता है, तो पीयूष ग्रंथि से अग्रपिंड से LH और FSH हार्मोन बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ जैसे ही हार्मोन बढ़ेगा तो FSH हार्मोन, FSH और LH हार्मोन इनकी क्या हो जाएगी, इनकी जो अपन बोल सकते हैं कि इनकी ब्लड के अंदर क्या हो जाएगी, इनकी मात्रा बढ़ जाएगी। तो मात्रा कैसे बढ़ेगी, मेंस्ट्रुएशन फेज के अंदर इसको बढ़ावा बता देंगे अपन, बढ़ी हुई है, नीचे नहीं आना है, बढ़ावा बताना है। मात्रा क्या होगी इनकी, बढ़ी हुई है। जैसे ही मात्रा बढ़ेगी इनके अंदर, तो जो ओवेरी के अंदर कई सारे चेंजेस होंगे। तो ओवेरी के अंदर क्या चेंजेस आएगा, इसके अंदर सबसे पहले जो एक ओवेरियन फॉलिकल बनेगा, प्राइमरी फॉलिकल से क्या बनेगा, सेकेंडरी फॉलिकल बनेगा, सेकेंडरी फॉलिकल से क्या बनेगा, टर्सरी फॉलिकल बनेगा। सेकेंडरी से क्या बनेगा, टर्सरी फॉलिकल बनेगा। यहाँ पे ये इस तरह से यहाँ पे बनने लग जाएगा। तो ये तो हो गया इसका प्राइमरी फॉलिकल, ये हो गया इसका सेकेंडरी फॉलिकल, और ये इसका हो गया टर्सरी फॉलिकल। ठीक है, मतलब प्राइमरी फॉलिकल कब बनेगा, जब FSH और LH हार्मोन की जैसे ही ओवेरी के अंदर
इनकी मात्रा बढ़ेगी बॉडी के अंदर, वैसे ही LHS और FSH की मात्रा बढ़ते से ही ओवेरी के अंदर ओवेरियन फॉलिकल बनना स्टार्ट होते हैं, क्योंकि ओवेरियन फॉलिकल पहले ही होते हैं। अब मादा के अंदर क्या होता है कि दो अंडाशय होते हैं, एक राइट साइड पर और एक लेफ्ट साइड पे। तो दोनों ही अंडाशय में क्या होता है कि एक टाइम पे एक ओवेरी का एक ओवेरियन फॉलिकल क्या होता है, मैच्योर होता है। फिर दूसरे 1 मंथ बाद राइट साइड की जो ओवेरी है उसका मतलब अपन यूँ नहीं कह सकते कि किसी का भी हो सकता है, लेकिन अल्टरनेट क्रम में होता है। मतलब 1 मंथ में इससे हो गया लेफ्ट वाली से, तो नेक्स्ट मंथ में राइट वाली ओवेरी से क्या होगा, ओवेरियन फॉलिकल मैच्योर होगा और आगे जाकर के वो क्या बनाएगा, ओवम बनाएगा। तो यहाँ लेफ्ट राइट इस तरह से चलता है, लेकिन यहाँ पे बात करिए ओवम का ओवेरियन फॉलिकल का, क्योंकि जो FSH हार्मोन है वो ओवेरियन फॉलिकल की कोई क्या करता है, मैच्योर करने का काम करता है। ये कब तक मैच्योर करता है, जब तक ग्राफिन फॉलिकल नहीं बन जाता। ठीक है, अब यहाँ पे प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल बनेगा और टर्सरी फॉलिकल से क्या बनेगा, आगे जाकर के ग्राफिन फॉलिकल बनने लग जाएगा। क्लियर, ये हो गया अपने पास ग्राफिन फॉलिकल। अब ये फॉलिकुलर फेज को इसलिए कहा गया है क्योंकि फॉलिकल जो पुट्टक है, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल और टर्सरी फॉलिकल, उसको क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है, उसको बढ़ा रहा है उसको। तो यहाँ वही फॉलिकल, तो इसको बोलेंगे ग्राफियन फॉलिकल। क्लियर, ग्राफिन फॉलिकल। अब ये ग्राफिन फॉलिकल यहाँ पे कंप्लीटली अभी बना हुआ है ना। अब इसके बाद ये कौन सी फेज़ आ गई, फॉलिकुलर फेज़। इस वाली फेज़ में क्या होगा, मिनिस्ट्रल फेज़ होती है 1 से 4 डेज़ की। इस समय क्या होता है कि ब्लीडिंग कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद इसमें वापस क्या होता है कि ओवम बनना स्टार्ट होता है और प्राइमरी से सेकेंडरी से टर्सरी वो वाली चल रहा है यहाँ पे। क्योंकि अगर अपन 1 डेज से लेके अब 7 से 4 डेज़ की बात कर रहे हैं, ग्राफिन फॉलिकल हो गया। अब जैसे ही ल्यूटियल फेज़ आती है, अब क्या होगा, इसी समय मैंने आपको बताया था इस वाली में अपने इसके पहले कि ये जब बन रहा है उस समय इनसे कौन सा हार्मोन रिलीज़ होगा, एस्ट्रोजन। तो जो एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज़ होगा, तो यहाँ पे एस्ट्रोजन हार्मोन लिख देते हैं। इसके बाद एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज़ होने के बाद क्या होगा कि ये किससे रिलीज़ होगा, प्राइमरी फॉलिकल से भी होगा एस्ट्रोजन, इससे भी होगा, इनसे भी होगा। ठीक है, ये ओवम इनके अंदर ये एस्ट्रोजन हार्मोन। तो एस्ट्रोजन हार्मोन की मात्रा क्या हो गई, अब ये कहाँ चला जाएगा, ये पूरा बढ़ के कहाँ चला जाएगा, ब्लड के अंदर। कहाँ चला गया, ये ब्लड में मात्रा बढ़ गई इसकी। तो मात्रा बढ़ने से इसकी मात्रा यहाँ पे बढ़ी हुई बताएंगे अपन, बढ़ी हुई है और ब्लड के अंदर चला गया। जब ये ब्लड के अंदर जैसे ही जाएगा तो लड़कियों में सेकेंडरी जो लक्षण दिखना स्टार्ट हो जाते हैं वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे। और जैसे ही स्टार्ट होगा, और लड़कियों में मैंने आपको बताया कि आवाज़ का पतला होना, स्तन ग्रंथियों का वृद्धि होना, गर्भाशय के एंडोमेट्रियम का पूरी तरह से कम्प्लीटली तैयार होना, आगे जाकर के जो न्यू बच्चे को जन्म देने के लिए माँ के गर्भाशय में कई सारे चेंजेस आते हैं, वो सारे चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन इसी समय क्या होता है कि एक और हार्मोन्स रिलीज होता है जिसको बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स। अब जो प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन्स है, अब अभी अपन यही चलता है, एस्ट्रोजन की बात करते हैं। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की अभी यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा ये लेवल अभी यहाँ पे बिल्कुल लेवल इसका कम चल रहा है, अभी कोई बड़ा हुआ नहीं बताएंगे इसको यहाँ पे। अब क्या होता है कि एस्ट्रोजन हार्मोन्स की बढ़ने की वजह से क्या होगा कि यहाँ पे जैसे एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ेगा तो इसके अंदर FSH और LHS हार्मोन का क्या होगा, यहाँ पे ये बढ़ा हुआ बताएंगे अपन, ये बढ़ा हुआ है अभी FSH और LHS हार्मोन यहाँ पे। तो यहाँ से जो हार्मोन्स है वो LH की मात्रा बढ़ जाती है यहाँ पे, LH हार्मोन की मात्रा। अब LH हार्मोन बढ़ने की वजह से, क्योंकि इसका नाम क्या है, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, तो क्या होगा कि इसके द्वारा बाहर निकल जाएगा ओवम।
ये जो मैंने आपको बताया, यहाँ से ओवम बाहर निकलेगा, कहाँ चला जाएगा, फेलोपियन ट्यूब के अंदर चला जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, ओवम बाहर निकल जाएगा और ओवम तो चला गया यहाँ पे ये साइड में, और इसके अंदर से जो जितनी भी साइड की जो जितनी भी सेल्स वगैरह होगी वो इस तरह से बाहर निकलेगी। तो इसको बोलेंगे अपन कार्पस एल्बिकेंस। और ये जो बना अपने पास ओवम या अंड, ये कहाँ चला गया, फेलोपियन ट्यूब में। फेलोपियन ट्यूब। अब ये यहाँ क्या करता है, वेट करता है, वेट करता है, और 14 दिन तक वेट करने के बाद इसमें क्या हो जाता है कि वापस इसके द्वारा क्या होता है, एफएसएस और एलएच हार्मोन का क्या हो जाता है, वहाँ पे कम हो जाते हैं। आप इसको समझना, इसको उतारना धीरे धीरे। अब यहाँ पे क्या होगा कि अब कार्पस एल्बिकेंस से एक हार्मोन रिलीज होना स्टार्ट होगा, प्रोजेस्टेरोन। जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज होगा तो एस्ट्रोजन हार्मोन की मात्रा ज़्यादा नहीं रहेगी, एस्ट्रोजन कम मात्रा में रहेगा, कम, और प्रोजेस्टेरोन ज़्यादा। तो इसका लेवल यहाँ आते आते क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर। इस यहाँ पे क्यों बढ़ा, क्योंकि ल्यूटियल फेज के अंदर क्या होगा, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन रिलीज होगा, तो उसका जो लूटियल है, तो कार्पस लूटियम जो बनता है, कार्पस लूटियम क्या होगा, कार्पस एल्बिकेंस, और कार्पस लूटियम से वो बाहर निकल जाएगा, तो ओवम बाहर निकल जाएगा और कार्पस एल्बिकेंस बचेगा अपने पास। ठीक है। अब इस समय क्या होगा कि इस कार्पस एल्बिकेंस से क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है। अब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सबसे अच्छा है कि ये क्या करता है, गर्भाशय की जो एंडोमेट्रियम है, गर्भाशय के अंदर क्या होती है, 3 लेयर्स होती है। एक तो होता है पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। जो बाहर की जो सबसे अंदर की जो लेयर है वो होती है एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। अब जो एंडोमेट्रियम जो होती है वो क्या करती है, इसी से क्या होता है कि जो ये जो यहाँ पे अगर इसका फर्टिलाइजेशन होता है तो भ्रूण को यहाँ पे चिपकाने का जो काम है वो कौन सी वाली करती है, एंडोमेट्रियम। लेकिन अभी यहाँ निषेचन नहीं हुआ है, तो ये जो यहाँ होगा वो क्या होगा कि धीरे धीरे क्या होगी, इसकी गर्भाशय की जो अंदर की जो लेयर है वो टूटना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इसको बनाए रखता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इसको बनाए रखता है। लेकिन कार्पस एल्बिकेंस अभी बन चुका है, लेकिन इसका अभी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है। अब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो ये वेट करता है 14 दिन तक। उसके बाद धीरे धीरे इसके प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल क्या हो जाता है, घट जाता है। और जैसे ही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल घटता है और यहाँ पे क्या होता है कि धीरे धीरे इसका लेवल घटने लगता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि इसकी एंडोमेट्रियम, गर्भाशय की जो एंडोमेट्रियम है, गर्भाशय की एंडोमेट्रियम, वो क्या होती है, टूटना स्टार्ट होती है, शुरू हो जाती है। अब ये शुरू कब तक रहेगी, अपन बोल सकते हैं 14 से 28 दिन के बाद। तो यहाँ से 1/4, फिर 7 से 14, 14 से 28, तो ये वेट करता है। इसके बाद अपने आप उसकी एंडोमेट्रियम टूटना स्टार्ट हो जाती है। और फीमेल के अंदर 28 दिन, नॉर्मली अपन 28 दिन बोल सकते हैं, फीमेल के अंदर 28 दिन के बाद क्या होता है कि धीरे धीरे एंडोमेट्रियम टूटना स्टार्ट होती है। और फिर जब 28 दिन कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर उनमें 1 से 4 डेज अपन जो बोल सकते हैं मेनेस्ट्रल साइकिल जो चलता है वो 1 से 4 डे का होता है। और उनकी जो वेजाइना के थ्रू जो ब्लीडिंग होती है, तो यहाँ ये वेजाइना वाला पार्ट है, यहाँ पे इस वाले पार्ट के अंदर यहाँ इस वाले पार्ट से क्या होता है कि ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है, यहाँ से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है 28 डेज कंप्लीट होने के बाद। क्योंकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल घटेगा और एलएच और एफएसएस हार्मोन का लेवल बढ़ेगा, तो वापस क्या हो जाएगी कि उनकी एंडोमेट्रियम क्या हो जाएगी, टूटना स्टार्ट हो जाती है। और टूटने के बाद क्या होता है, धीरे धीरे वही आगे जाकर के क्या करती है, ब्लीडिंग जो फीमेल के अंदर, जो मादाओं के अंदर हर महीने जो ब्लीडिंग होती है वो इसी वजह से होती है। तो ये जो पूरा मेनेस्ट्रल साइकिल है वो फीमेल के उनमें एक अलग से एक क्रिया होती है जो हर मंथ चलती है उनके अंदर। तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये ब्लीडिंग हो रही है 28 दिन के बाद की है।
अपन यूँ बोल सकते हैं कि कुछ फीमेल, अब मैं आप बोलोगे पर्टिकुलर 28 दिन तो नहीं, हर फीमेल के अंदर उनके हार्मोन्स पे डिपेंड करता है कि ज़्यादा मात्रा में हार्मोन्स रिलीज़ हो रहे हैं या कम मात्रा में, बॉडी पे डिपेंड करता है। कुछ फीमेल्स के अंदर क्या होता है कि ये जो साइकिल होता है वो 21 डेज़ के बाद ही स्टार्ट हो जाता है, और कुछ फीमेल के अंदर ये जो साइकिल होता है वो 30 कंप्लीट होने के बाद भी स्टार्ट नहीं होता है, या 35 डेज़ ओवर हो जाते हैं। तो अपन मैं यूँ नहीं कहूँगी कि ये अबनॉर्मल फीमेल है कि नहीं 28 डेज़ के बाद ही स्टार्ट होना चाहिए। 21 डेज़ में भी अगर ये स्टार्ट होता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो नॉर्मल फीमेल ही होती है। और अगर वो 30 के बाद भी स्टार्ट होता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो डिपेंड करता है अपने हार्मोन्स के अंदर, अपनी बॉडी के अंदर और उसकी यूट्रस पे, क्योंकि फीमेल के अंदर कई सारे चेंजेस आते हैं हार्मोन्स की वजह से, जो अपन ने अभी देखे हैं। तो यहाँ जो बात कर रहे हैं वो सब यही है कि जो अपने जो फेस बनाई है उनमें वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स है वो उनमें एक बार बढ़ेगा तो इसकी मात्रा जैसे ही कम होगी तो किसकी मात्रा बढ़ जाएगी, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स की मात्रा बढ़ जाएगी। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की मात्रा एक बार तो बढ़ गई तो यहाँ तो एंडोमेट्रियम तैयार हो जाती है कि क्या शुक्राणु आएगा और आके ना जो ओवम को क्या कर देगा, इसको फर्टिलाइज करेगा और उसके आगे जाकर के फीटस का बनना स्टार्ट होगा। लेकिन अब यहाँ नहीं हुआ, अगर इंटरकोर्स नहीं होता है तो फिर क्या होगा, तो वही है कि इंटरकोर्स नहीं होता है तो गर्भाशय की एंडोमेट्रियम क्या करती है, धीरे धीरे टूटना स्टार्ट हो जाती है 14 डेज़ के बाद। और उसके बाद फिर उसमें क्या होता है कि 14 डेज़ फिर वो वेट करते, 14 डेज़ वापस यहाँ से धीरे धीरे टूटना स्टार्ट होती है जब तक उसके अंदर, और उसके बाद फिर क्या होता है कि ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह से अपन ने मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट किया है, जो फीमेल के अंदर होता है, प्राइमेट्स के अंदर, मेमिलिया वर्ग में प्राइमेट्स के अंदर कंप्लीट होता है। तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।